नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है दोस्तों, जो अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है दोस्तों, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो दल बदल आता है, इस दल बदल में जो सदस्यों की नियोग्यता है उसका जो निर्णय करता है, ये कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, तो याद रखना है दोस्तों, जो लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यों की नियोग्यता है उनका निर्णय कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, जो बजट है ये बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा बजट को पारित किया जाता है। और याद रखना है दोस्तों, जो बजट है ये कौन प्रस्तुत करता है, तो भारत का वित्त मंत्री जो होता है ये बजट को प्रस्तुत करता है और ये लोकसभा में पारित किया जाता है। अगला, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। दोस्तों, जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर जाकर राघव सर जी के यहाँ पर सर्च करना और आपको डेली क्लास की पीडीएफ इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी वहां पर मिल जाएगा। अगला, वित्त बिल कहां पर पास किया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, जो वित्त बिल है ना, ये भी कहां पर पास किया जाता है, तो लोकसभा में पास किया जाता है। वित्त बिल लोकसभा में पास किया जाता है। तो आपका एक तो अविश्वास प्रस्ताव हो गया और एक आपका वित्त बिल हो गया, ये दोनों कहां पर पारित किए जाते हैं, लोकसभा में। अगला, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र होना जरूरी है, तो याद रखना है दोस्तों, जो लोकसभा होती है ना, इसमें वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना जरूरी है। 2 सत्र तो यहां पर होना ही चाहिए। 3 सत्र टोटल होते हैं, 3 में से 2 सत्र आपके होना जरूरी है। अगला, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों, जो लोकसभा के सबसे पहली बार आम चुनाव हुए थे ये 1952 में हुए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो लोकसभा के जो पहले आम चुनाव हुए ये 1952 में हुए। भूतपूर्व संसद सदस्यों का पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भूतपूर्व संसद सदस्य इनके लिए जो पेंशन व्यवस्था लागू की गई है ना दोस्तों, ये 1976 में लागू की गई है। 1976 में जो भूतपूर्व संसद के सदस्य होते हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी। अगला, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए ये 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष। आप सभी जानते हो दोस्तों कि जो लोकसभा होती है ना, इसमें कौन बैठते हैं, तो इसमें सांसद बैठते हैं। सांसद बैठते हैं, मतलब सांसद के बनने के लिए आपकी उम्र कितना होनी चाहिए, तो 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु 18 वर्ष की गई है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो वोट देने की उम्र है ना, ये पहले 21 वर्ष थी, लेकिन याद रखना है एक संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में होता है। और इस 61वें संविधान संशोधन के तहत जो वोट देने की उम्र है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत की संसद है ना, इसका निम्न सदन कौन कहलाता है, तो लोकसभा तो आपका निम्न सदन कहलाता है। और अगर आपसे पूछे कि भाई उच्च सदन कौन कहलाता है, तो जो आपका राज्यसभा है, इस राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या समानता है, तो याद रखना है दोस्तों, ये दोनों एक नहीं है। ये आपको याद रखना है। देखो, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है। मौलिक अधिकार की बात करें तो अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। याद रखना है, जो मौलिक अधिकार है ये वाद योग्य है, वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ये अवाद योग्य है, अवाद योग्य है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको इंपोर्टेंट याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना है, ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनका जो क्रियान्वयन है ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधन के आधार पर निर्भर करता है, संसाधन के आधार पर निर्भर करता है। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यहां कथन किसका है? ऐसे कथन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन केटी शाह साहब का है, केटी शाह साहब का है। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर कोई भी विदेशी नागरिक है उसको भारत की नागरिकता देनी हो तो उसके लिए उसको 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। 10 वर्ष तक उसको क्या करना पड़ेगा? तो भारत में निवास करना पड़ेगा। अगला, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने के पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो याद रखना है दोस्तों, जो दादर नगर हवेली आज अपनी जो केंद्र शासित प्रदेश है ये जब भारत में शामिल नहीं हुए थे तो उससे पहले ये पुर्तगाल के कब्जे में थे, पुर्तगाल के कब्जे में थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो दादर नगर हवेली है ये किसके कब्जे में थी? पुर्तगाल के कब्जे में थी। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि भारत में सबसे पहले कौन सी विदेशी कंपनी आई थी तो ये पुर्तगाल कंपनी सबसे पहले भारत में आई थी। ये चीज आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे ना कि भारत की खोज किसने की तो सन 1498 में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम क्या है? वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति आया था और ये वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और ये भी क्या था? तो ये भी एक पुर्तगाली था। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, भारत में जो आंध्र प्रदेश है ना दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था, भारत का पहला राज्य बना था। और इसका गठन कब किया गया? तो 1 अक्टूबर सन 1953 को जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन किया गया और भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाया गया था। अगला, संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो याद रखना है दोस्तों, जो संविधान की आत्मा है ना, इस संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। प्रस्तावना को, भारत की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। संविधान का रक्षक किसे माना गया? तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत का उच्चतम न्यायालय या जो सुप्रीम कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट आपके संविधान का रक्षक माना गया। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ये उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ये राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन मिलता है, राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन मिलता है। मतलब यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, जो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वही क्या होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो याद रखना है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। 35 वर्ष की आयु, ये आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है ना इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का ही इसका कार्यकाल होता है। ये चीज आपको याद रखना है। मतलब हमें ये समझ में आ रही है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष हमारी आयु होनी चाहिए और जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है, ये 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवाद है इनको कौन देखता है? तो चुनाव संबंधित जितने भी विवाद है ये सर्वोच्च न्यायालय देखता है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इनका जो निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो याद रखना है दोस्तों, जो भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है ना तो उसके निर्वाचन जो मंडल होता है उसमें कम से कम 20 सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए, 20 सदस्य उसके पास में होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? तो याद रखना है दोस्तों, जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन साहब है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो मैंने अभी आपको यह कहा कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, वो भारत का उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। अब राज्यसभा का जो सभापति है उसको अगर हटाना हो तो इसका प्रस्ताव भी हमें कहां लाना पड़ेगा? तो राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा, राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा। अगला,
कार्यकाल समाप्त होने के पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो याद रखना है दोस्तों, ये किसको है? तो ये संसद को है, संसद को है। ऑप्शन नंबर संसद को, ये राइट आंसर है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे दोस्तों, ये सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है। अगला, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो याद रखना है दोस्तों, अगर कोई भी चुनाव आपका राज्यसभा में हो रहा है और ऐसी स्थिति आ गई कि भाई जो मत है वो बराबर हो गए, तो ऐसी स्थिति में फिर उपराष्ट्रपति को बोला जाता है कि आप वोट डालो और बताओ किसको जिताना है। तो मत बराबर होने की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है ये अपने जो मत है इसका प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र है ये राष्ट्रपति साहब को देते हैं, राष्ट्रपति साहब को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो कौन करता है? तो याद रखना है जो संसद के दोनों सत्र होते हैं ना, इन दोनों सत्रों के जो सदस्य हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? देखो यहां पर दो तीन चीजें स्पष्ट याद रखना है। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र भी किसे दे रहा है? राष्ट्रपति को दे रहा है। और जो उपराष्ट्रपति है इसको शपथ भी कौन दिला रहा है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। अगला, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु एकल संक्रमणी मत प्रणाली अपनाई जाती है, एकल संक्रमणी प्रणाली अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है? तो जितने भी लोग आपके चुनाव में खड़े होते हैं ना, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पहला सबसे ज्यादा वाला वोट किसे देना चाहते हो, उससे कम आप किसको पसंद करते हो, उससे कम किसको पसंद करते हो। तो आप सब व्यक्ति को वोट डाल सकते हो, पर आपके पास चॉइस रहती है कि सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो, उसके बाद कम, फिर कम, ऐसा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो ये अप्रत्यक्ष होता है। मतलब यहां पर कहने का मतलब ये है, अप्रत्यक्ष से मतलब ये है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना उसमें जनता वोट नहीं डालती है, जो आपके संसद के सदस्य होते हैं वो इसमें वोट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो याद रखना है राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति आपका क्या होता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापति होता है। अगला, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी आपको बताया राज्यसभा का अध्यक्ष पूछे या सभापति पूछे, ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है ना दोस्तों, इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। प्रधानमंत्री से त्याग पत्र करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है जो मोरारजी देसाई साहब है ना, ये मोरारजी देसाई पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया था, मोरारजी देसाई साहब ने। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का क्रम बताइए। तो याद रखना है दोस्तों, जो आपके राजीव गांधी है ना, ये राजीव गांधी ऐसे व्यक्ति बने थे जो सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और जो मोरारजी देसाई साहब है ना दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति बने थे जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। अगला, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? तो याद रखना है दोस्तों, जो चौधरी चरण सिंह है ना, ये चौधरी चरण सिंह ऐसे व्यक्ति बने जो अब तक सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, सबसे कम समय तक चौधरी चरण सिंह रहे। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो याद रखना है दोस्तों, जो गुलजारी लाल नंदा है ना, गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री का कार्यवाहक पद संभाला। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा बने। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु से उसके कार्यकाल के दौरान हुई? तो याद रखना है दोस्तों, कौन से प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुए? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे रहे भारत की जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। अगला, भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया? तो याद रखें दोस्तों, 26 जनवरी सन 1950 को जो भारत का संविधान है ये लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति है ना, ये राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो संविधान सभा के द्वारा हुआ था। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब संविधान बन रहा था तो उस समय आपका लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव नहीं हुआ था, तो संविधान सभा ने इनको राष्ट्रपति बनाया था। अगला, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है दोस्तों, ये कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। अब एक चीज याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि संविधान का रक्षक कौन होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन भारत के संविधान का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है ना, या भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो दोस्तों, तो ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति बने। इनके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 बार भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। अगला, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो याद रखना है दोस्तों, जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है ना, ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, विधायी अधिकार। तो ये आपको याद रखना है। अगला, कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, एक संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में होता है, और इसके तहत क्या बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, इन सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। तो याद रखना है, ये 86वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की उम्र भी आपको याद रखना है। अगला, भारतीय संविधान में सम्मिलित जो नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड से लिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए। अगर आपसे पूछे कि संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई, तो ये कनाडा से ली गई दोस्तों, कनाडा से। आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए, तो जर्मनी से लिए गए, जर्मनी से। गणतांत्रिक व्यवस्था कहां से ली गई, तो फ्रांस से ली गई, फ्रांस से। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, तो सोवियत संघ से लिए गए, सोवियत संघ से। संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। और संविधान से संसदात्मक लोकतंत्र प्रणाली कहां से प्रेरित है, तो ये आपका ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन से। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको कितनी चीजें एक ही बार में याद हो गई कि जो नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड से लिए गए। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई, आपातकालीन जर्मनी से लिया गया, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से ली गई, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई, और संसदात्मक जो प्रणाली है, ये ब्रिटेन से ली गई। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी के थे, ये आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये क्लीमेट इटली साहब थे, क्लीमेट इटली साहब थे। और ये कौन सी पार्टी से थे, तो ये लेबर पार्टी से थे, लेबर पार्टी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। भारत का कौन सा भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, जो संविधान का भाग 3 है, इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में अगर देखें तो जो मूल अधिकार है ना दोस्तों, इस मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, और इन मूल अधिकार को ही क्या बोला जाता है, तो मैग्ना कार्टा बोला जाता है, जो कि भाग 3 में है। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, ये अनुच्छेद 5 में है, अनुच्छेद 5 में है। मतलब अनुच्छेद 5 आपको यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति है जिससे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सब व्यक्ति को एक समान अधिकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 5 आपको देता है। अगला, अनुच्छेद 5 नहीं है, अनुच्छेद 15 है। अगला, मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार किसको है, तो मौलिक अधिकार में जो संशोधन करना है, तो वो संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है। ये आपको याद रखना है।
किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है दोस्तों, जो केशवानंद भारती वाद है ना, इस केशवानंद भारती वाद के बाद में जो आपका मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार में जो संसद संशोधन का अधिकार है, ये संसद को दिया गया। तो केशवानंद भारती वाद के बाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार मिला है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है दोस्तों, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो विदेशी नागरिक है इनको नहीं दिया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का जो अधिकार है, ये कौन सा अधिकार है? तो याद रखना है, ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। अभी अपन ने देखा था कि 86वां संविधान संशोधन होता है और इसी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये एक मूल अधिकार है, ये आपको याद रखना है। अगला, भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो याद रखना है दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर है ना, इसने संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इन संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या बोला कि ये तो संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान का हृदय या आत्मा बोला है। और दोस्तों, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, ये कौन से आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी 32 को हृदय या आत्मा संविधान की बोली गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहां पर दायर की जाती है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो रीट दायर की जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में की जाती है। उच्चतम न्यायालय में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है दोस्तों, एक रीट है जिसका नाम है परमा आदेश, और इस परमा आदेश रीट का मतलब क्या है? तो हम आदेश देते हैं, मतलब ये जो रीट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और ये कहता है कि मैं आदेश देता हूं कि आप ये काम करो। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका एक रीट होती है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब मान लो कोई भी कैदी है और कोई भी व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार कर लिया, तो ये रीट आपको ये बताती है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंतर्गत या तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो या न्यायालय में पेश करो। ये कौन सी रीट है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट हमें बताती है कि 24 घंटे के अंतर्गत किसी भी कैदी को आप न्यायालय में पेश करो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जाहिर की जाती है? तो हेवियर्स कोपर्स नाम की एक रीट है दोस्तों। ये हेवियर्स कोपर्स नाम की जो रीट है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, हेवियर्स कोपर्स नाम की जो रीट है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जाती है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना है दोस्तों, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है, ये संसद के पास है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहां पर सुनिश्चित किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो याद रखना है, जो समान कार्य है तो उसके लिए समान वेतन दिया जाएगा। और ये राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल का नाम है 29 और ये आर्टिकल ये बताता है कि जो व्यक्ति है अगर एक समान काम किसी व्यक्तियों से करवा रहे तो उनको वेतन भी जो है ये आपको समान देना पड़ेगा। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहां पर सन्निहित है? तो याद रखना है दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसको प्रोत्साहन देने की बात की गई है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आर्थिक न्याय ये कौन प्रदान करते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व प्रदान करते हैं। अगला, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है ना दोस्तों, ये गृह मंत्री के अधीन होता है। गृह मंत्री के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गृह मंत्री के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। दोस्तों अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो राघव सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल आप सर्च करना, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ तो मिलेगी। साथ में मैंने संविधान की पूरी हैंड रिटन नोट्स वहां पर सेंड कर रखा है। उसके बाद अगर देखोगे तो जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री का भी हैंड रिटन नोट्स वहां पर मैंने अपलोड कर दिया है।
अगला, भारत का पहला आम बजट 1952 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत का जो पहला आम बजट 1952 है, ये पीके षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीके षणमुखम शेट्टी जो थे, इन्होंने पहला आम बजट 1952 पेश किया था। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो याद रखना है दोस्तों, सन 1951 में। सन 1951 में जो संविधान है, इस संविधान में पहला संशोधन होता है और इसके तहत क्या जोड़ा जाता है दोस्तों? तो जो भारत के संविधान में जो नवी अनुसूची है ना, इस नवी अनुसूची को जो संविधान संशोधन प्रथम है, इसके तहत 1951 में जोड़ा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान दोस्तों भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिनों में किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत का संविधान है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय भारत के संविधान को बनाने में लगा। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने अभी आपको बताया कि पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनको 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक भी है और जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकार का रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी अपन ने देखा था कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत के किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत का संविधान है, ये भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। संसदीय सरकार मतलब यहां पर संसद होगी और संसद में 2 सदन आपके हैं, एक तो लोकसभा हो गई और एक आपकी राज्यसभा हो गई। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार जो भारत की राजनीतिक शक्ति का आधार है, ये भारत की जनता है। भारत की जनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की राजनीतिक शक्ति किसमें स्थापित है? तो भारत की जनता में। भारत के संविधान को भारत में किस रूप में वर्णित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो जो भारत है, ये राज्यों के संघ के रूप में है। राज्यों के संघ के रूप में है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है दोस्तों। तो याद रखना है, जो आपका भारत का संविधान है ना, ये 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। और इसको जो है ना दोस्तों, जो संविधान सभा है ना, इस संविधान सभा ने इसको अपना भी लिया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार भी हो गया था और संविधान सभा ने इसको अपना भी लिया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया दोस्तों? तो आप सभी जानते हो, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। पंचायती राज प्रणाली किस आधार पर है? तो याद रखना है दोस्तों, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, उस सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आपका पंचायती राज प्रणाली आधारित है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई भी सत्ता है, ऊपर आपका केंद्र हो जाएगा, उस केंद्र के बाद में आपका राज्य आ जाएगा, राज्य के बाद में आपका जिला पंचायत, जनपद पंचायत आ जाएगी, उसके बाद में आपका पंचायत आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपका सत्ता है, इस सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। मतलब जो सत्ता है, ये छोटे छोटे भागों में बट रही है, तो इसे कहा जाता है पंचायती राज प्रणाली। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी ना, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और इसमें जो आपके मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो लॉर्ड एलिजा एम्पे बने थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड एलिजा एम्पे को यहां पर सबसे पहले जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उसके तहत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन को करके दिया गया? तो याद रखना है दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन 1952 किया गया, उसके तहत जो महिलाएं, इनको पंचायतों में आरक्षण दिया गया। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे, ये बीजी खरे साहब थे। बीजी खरे साहब थे।
देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है या संघ क्षेत्र कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है देश में केवल 2 संघ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों, तो दिल्ली और जो पंडुचेरी है इसमें आपको संघ राज्य क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। हेलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर जो मंत्रियों की नियुक्ति है दोस्तों ये कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक चीज याद रखना है दोस्तों, आपके जो केंद्र लेवल पर मंत्री होते हैं ना, केंद्र लेवल पर मंत्री, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और आपका राज्य लेवल पर जो मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। एक और चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि जो भारत के प्रधानमंत्री है ना, भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ये नियुक्ति भी कौन करता है? तो ये नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति करते हैं। देखो एक चीज याद रखना है, जो प्रधानमंत्री बनता है ना वो लोकसभा के जो बहुमत नेता होता है वो बनता है, लेकिन उसकी भी नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त कर किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहले अगर देखोगे तो जो आपके जो राज्य है ना दोस्तों ये अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए थे और इसके तहत क्या हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया दोस्तों। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे ये फजल अली थे, फजल अली। और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत दोस्तों भारत में क्या हुआ? तो 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो याद रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग की 1 नवंबर, ये भी याद रखना है 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनते हैं और इनके अध्यक्ष फजल अली थे। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का जो गठन है दोस्तों ये 3 अप्रैल 1952 को होता है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद जो 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी को भारत के संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। जिसको किसने बताया? तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो याद रखना है दोस्तों 1987 में जो गोवा है इस गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो याद रखना है दोस्तों जो अनुच्छेद 40 है ना, ये अनुच्छेद 40 क्या करता है? तो जितनी भी ग्राम पंचायत है इनको संगठित करने का निर्देश देता है और ग्राम पंचायतों से संबंधित जो आर्टिकल है वो भी कौन सा है? तो अनुच्छेद 40 है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इनके अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी साहब थे, जेवी कृपलानी साहब थे। तो ये आपको याद रखना है। संसद संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो याद रखना है दोस्तों सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जो ट्रेड यूनियन है वो कौन सी है? तो ईटंक है, ईटंक है। ये आपको याद रखना है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन बनाने का प्रावधान हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों एक अधिनियम आता है जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1909 और इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत ही भारत में जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है इसका प्रावधान लाया गया था। भारतीय संविधान की संघ और राज्य में शक्ति का विभाजन विधि किस देश की संघ की प्रेरणा पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी जानते हो कि जो भारत का संविधान है या जो भारत है इसमें जो शक्तियां है एक तो संघ लेवल पर चलती है और एक आपका राज्य लेवल पर चलती है। मतलब जो शक्तियां है वो संघ को अलग है और राज्य को अलग है। और ये जो शक्तियों का बंटवारा है ये कहां से लिया गया? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया, संघ और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। अगला क्वेश्चन है कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 39A में है, अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में 22 भाग है, आप सभी जानते हो। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू लाए थे। और कब लेकर आए थे? तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों 13 दिसंबर सन 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है।
लोकसभा में विपक्ष दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त आवश्यक है? तो याद रखना है दोस्तों, लोकसभा में जो विपक्ष दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो दल है उसको न्यूनतम 10% सीट लाना जरूरी होती है, 10% सीट लाना जरूरी होती है। अगला, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो याद रखना है दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, इस संयुक्त राज्य अमेरिका से अपन ने क्या लिए? तो जो भारत के जो मूल अधिकार है या इन्हीं को मौलिक अधिकार कहा जाता है, ये आपने कौन से देश से लिए? तो अमेरिका से लिए। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो याद रखना है दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार है ये वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों। ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको वैधानिक अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया, 300A में। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार में कोई भी उपाधि या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अगर कोई भी भारत का नागरिक है, उसे विदेश में जाकर कोई भी सम्मान पाना है, कोई भी अवार्ड पाना है, कोई भी पद लेना है, तो उसके लिए उसको भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेगी नहीं होगी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति दादा भाई नारोजी है, जिनको ब्रिटेन ने अपनी संसद में चुना था। अगला, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो जो गुजरात है दोस्तों, इस गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत आयोजित की गई। अगला, लोकसभा की सीटों की संख्या किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो लोकसभा की सीटें है ना, ये सन 2026 तक यथावत रहेगी, मतलब इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत का सर्वोच्च विधि संविधान है, सभी जानते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे ना दोस्तों, ये कौन थे? तो ये सुकुमार सेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घट गई है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने अभी आपको यह बताया कि जो संविधान, चलो इस पर चर्चा करते हैं। याद रखना है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन होता है सन 1978 में, और इस 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या होता है कि जो संपत्ति का अधिकार था ना, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जो भारत का संविधान है, इसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार हटा दिया गया और अब आपके पास मात्र 6, कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। संविधान के किस भाग का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो अपन ने चर्चा कर ली थी, जो भाग 3 है मौलिक अधिकार, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में? तो याद रखना है दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र है उनसे संबंधित जो प्रावधान है ये 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में? तो 5वीं और 6ठी में। लोकसभा के निर्वाचन हेतु क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो ये परिसीमन आयोग करता है, परिसीमन आयोग करता है, ये आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा था वो ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज्य था, ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज्य था। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो याद रखना है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना है, वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और कब करते हैं? तो हर 5 साल में करते हैं, हर 5 साल में करते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक कितने वाचन होते हैं? तो कानून निर्माण हेतु जो विधेयक आता है इसमें टोटल 3 वाचन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, 3 वाचन होते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो याद रखना है दोस्तों, कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। अभी जब अपन स्टार्टिंग में उपराष्ट्रपति की बात करी थी ना दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए भी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए।
संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए, तो मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए, या फिर ऑप्शन में रूस भी हो सकता है, तो रूस या सोवियत संघ के देश से लिए गए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, तो याद रखना है जो संसद के सदस्य होते हैं ये मतदाता होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना है दोस्तों जो राज्यपाल है ना, इस राज्यपाल की अनुमति के बिना जो राज्यों की विधानसभा है, इस विधानसभा में कोई भी धन विधेयक नहीं ला सकते हैं। तो एक चीज यहां से क्लियर हुई कि अगर संसद में देखें तो जो लोकसभा है इसमें धन विधेयक लाया जाता है, और राज्य में देखें तो विधानसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो याद रखना है दोस्तों राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये केंद्रीय मंत्रिमंडल करती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया था, रिपीट हुआ है 2 बार। संसद की बैठक एक साल में होना जरूरी ही है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों जो सार्वजनिक लेखा समिति है ना, इसमें राज्यसभा के टोटल 7 सदस्यों को शामिल किया गया, 7 सदस्यों को। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो भारत के संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियां है ये संसद में निहित है, क्योंकि याद रखना है संसद में शक्तियां निहित है और संसदीय संविधान में आपका संशोधन कर सकती है। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है दोस्तों जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त ही जो परिसीमन आयोग बनता है ना, इस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो याद रखना है दोस्तों गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो राज्य का प्रमुख है या कोई भी व्यक्ति है उसको चुनना है तो वो कौन चुनेगी? जनता चुनेगी, जनता चुनेगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है जो अनुच्छेद 74 है ना, ये 74 आपको ये बताता है कि जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की जो सलाह है इसको मानने के बाध्य योग होता है, ये आपको याद रखना है। अगला, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के पहले ही हो गई थी? तो याद रखना है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है, ये जाकिर हुसैन साहब की जो मृत्यु है ये कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। भारत के उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो याद रखना है दोस्तों जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला साहब है, ये न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जो मुख्य न्यायाधीश से क्या बने थे? तो राष्ट्रपति बने थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी जानते हो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको निर्विरोध चुना गया। अब देखो यहां से कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी तो ये आपकी कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध चुना गया तो नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे तो जाकिर हुसैन साहब बने थे, जाकिर हुसैन साहब बने थे। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो याद रखना है दोस्तों जो राष्ट्रपति है ना इनको लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को था, लेकिन अब जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान है ना इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो अनुच्छेद 143 है ना, ये 143 ये बताता है कि जो राष्ट्रपति है ना, ये जब चाहे उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय जो इसको परामर्श देगा ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो इसको माने या ना माने। लेकिन 143 में बताया गया कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट से, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सत्र कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो याद रखना है दोस्तों, ये 6 सप्ताह आपको याद रखना है। देखो, राष्ट्रपति द्वारा जारी जो अध्यादेश है संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो याद रखना है दोस्तों, भारत का जो संविधान है ये आपको एकल नागरिकता देता है, मतलब आप भारत में रह रहे हो तो सिर्फ आपको भारत देश की नागरिकता लेना होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जो शब्द है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो याद रखना है दोस्तों, भारत का जो प्रस्तावना है ना, सबसे इंपोर्टेंट चीज ये याद रखना है कि जो भारत की प्रस्तावना है ना, इसमें अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो कौन सा है? तो वो 42वां संविधान संशोधन है। और 42वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1976 में होता है, और इसके तहत 3 शब्द जोड़े जाते हैं। पहला आपका शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द अखंडता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है, भारतीय संविधान में जो संघीय शक्ति समिति है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे ये जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति पे किसने रखा? तो याद रखना है दोस्तों, जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है ना, ये किसके द्वारा रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है वेनेगल नरसिंह राव, या इन्हीं को BN राव के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो ये आपके वेनेगल नरसिंह राव थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित है? तो याद रखना है दोस्तों, टोटल 97 विषय सम्मिलित है केंद्रीय सूची में। अगला, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कभी भारत में ऐसी स्थिति आ गई कि राष्ट्रपति का पद भी खाली है, राष्ट्रपति ने या तो त्यागपत्र दे दिया या इनकी मृत्यु हो गई, और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, उपराष्ट्रपति ने भी त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो जो राष्ट्रपति का पद है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ये आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना है, भारतीय डाकघर अधिनियम जो लाया गया था इसके तहत पहली बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन क्षमादान दे सकता है? तो याद रखना है, कोई भी व्यक्ति को क्षमादान की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति साहब के पास है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति साहब क्षमादान की शक्ति का यूज कर सकते हैं। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो याद रखना है दोस्तों, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में जो युद्ध की घोषणा है वो राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो धन विधेयक होता है ना, इस धन विधेयक को जो राष्ट्रपति है ये पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो धन विधेयक है ना, ये लाया कब जाता है? तो पहले राष्ट्रपति जो अनुमति देते हैं उसके बाद ही ये धन विधेयक लाया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार पर नहीं भेज सकते, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही परमिशन इस पर दे दी होती है। अगला, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो मैंने अभी आपको बताया था, एम हिदायतुल्लाह जो थे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्री परिषद सलाह देता है, संघीय मंत्री परिषद देता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल अगर आपको लाना है दोस्तों तो इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति से लाया जाता है।
भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो अभी आपको बताया था, जाकिर हुसैन साहब। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे ये बिहार से थे, बिहार से। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये आज का जो आपके 700 या 700 क्वेश्चन जो हम करने वाले संविधान के, उस 700 क्वेश्चन का पार्ट 1 था। और इस पार्ट 1 में लगभग अपन ने 150 क्वेश्चन देख लिए। आगे आने वाले 2-3 पार्ट और लाएंगे जिसमें आपके संविधान के लगभग 700 से 800 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर आपका जो एमपीपीएससी की यूनिट 6 है जिसमें संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो पूरी यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो जुड़ना, चैनल के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।